नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मनमानी बिलिंग के खिलाफ एक्शन की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक सरकार उठा सकती है बड़ा कदम। सिरिंज, ग्लव्स, कैन्यूला से लेकर पेसमेकर, हार्ट वॉल्व जैसी मेडिकल डिवाइसेस के ट्रेड मार्जिन कैप पर विचार जारी। इस्लामाबाद में होने वाली दूसरे दौर की बातचीत रद्द। ट्रंप ने अनिश्चित काल के लिए सीज फायर बढ़ाने का ऐलान किया, लेकिन अमेरिकी नाकेबंदी रहेगी जारी। ईरान का जवाब, जब तक नाकेबंदी नहीं हटेगी नहीं होगी कोई बातचीत। HCL टेक और परसिस्टेंट के नतीजों ने बाजार का मूड किया खराब। कमजोर नतीजों से 11% तक टूटा HCL टेक। IT इंडेक्स में 4% की बड़ी गिरावट। TCS, इन्फोसिस जैसे दूसरे IT दिग्गज भी टूटे। ब्रेंट में तेजी और IT में गिरावट से फिसला बाजार। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। IT इंडेक्स में 10 हफ्ते की बड़ी गिरावट। एनर्जी डिफेंस इंडेक्स बढ़त पर बंद। ऑटो बैंकिंग इंडेक्स में गिरावट। महंगे ETF से जूझ रही एयरलाइंस को मिल सकती है राहत। सूत्रों के मुताबिक ETF पर वैट घटाने पर विचार। केंद्र सरकार की राज्य सरकारों से बातचीत जारी। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। पहलगाम में आतंकी हमले की पहली बरसी। 1 साल बाद भी नहीं भरे पीड़ितों के जख्म। पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट लिखा, आतंक के किसी भी रूप के आगे नहीं झुकेगा भारत। उत्तर भारत में बढ़ने लगा गर्मी का सितम। दिल्ली में तापमान 44 डिग्री पहुंचा। मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव का अलर्ट। अगले 3 से 4 दिनों तक गर्मी से राहत के आसार नहीं। दिल्ली के स्कूलों में वाटर ब्रेक जरूरी। श्रद्धालुओं के लिए खुले केदारनाथ धाम के कपाट। दर्शन के लिए उमड़े हजारों श्रद्धालु। हर हर महादेव मंत्र के उच्चारण से गूंजा पूरा धाम। पश्चिम एशिया संकट की वजह से महंगे ETF से जूझ रही एयरलाइंस को थोड़ी राहत मिल सकती है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार ETF पर वैट घटा सकती है। इसके लिए सरकार की बातचीत राज्यों से चल रही है। डिटेल्स ले लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं क्या जानकारी आपको मिल रही है। जी, अब तक जो सरकार ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं कुशन करने के लिए एयरलाइंस को इस वेस्ट एशिया क्राइसिस है, उसमें अगर आप देखें ETF पे जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए कैपिंग की गई है या फिर लैंडिंग पार्किंग चार्जेस कम किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम कहें फेयर कैप को हटाया गया है। लेकिन अब आने वाले समय में कुछ और स्टेप्स हैं जो कि सूत्र में बता रहे हैं जिन पर काम हो रहा है। और उसमें जो सबसे बड़ा जो स्टेप है वो है राज्यों के साथ बातचीत की जा रही है। अभी भी 4 ऐसे राज्य हैं जो कि ज़्यादा वैट चार्ज करते हैं। इनमें दिल्ली है, 25% वैट चार्ज करती है ETF के ऊपर। तमिलनाडु की बात करें तो 29% वैट जो है वो टैक्स करती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, जहां मुंबई से जितनी फ्लाइट्स हैं वहां पे आपको 18% जो वैट है वो चार्ज किया जाता है। तो इन 4 राज्यों से खास तौर पे बातचीत की जा रही है, सेपरेट मीटिंग्स की जा रही है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से। और इन राज्यों को 2 तरह का प्रस्ताव दिया गया है। एक तो उनसे कहा गया है कि टाइम लिमिटेड रिडक्शन करें, यानी कि 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए वो रिड्यूस करें वैट अपने राज्यों में, या फिर एयरपोर्ट स्पेसिफिक करें। खासतौर पे जो हाई ट्रैफिक वाले एयरपोर्ट्स हैं दिल्ली और मुंबई, यहाँ पर सबसे ज़्यादा 25% और 18% वैट लगता है। तो यहाँ पर अगर वैट कम किया जाए तो ये कुछ प्रस्ताव दिए गए हैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से तमाम राज्यों को, और उसमें बहुत ही एक्टिव नेगोशिएशन चल रहा है। कुछ और जो कदम उठाने की प्लानिंग हो रही है उसमें कि रूट नेगोशिएशन किया जाएगा। नए रूट ऐसे तलाशे जाएँ जो कि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, वेस्ट एशिया है, उसको बाईपास कर सके ताकि जो ट्रैवल टाइम है उसे वो कम कर सके। साथ ही कई देशों के साथ जो एयर सर्विस एग्रीमेंट्स हैं उनको रिव्यू करने की बात चल रही है। और आखिर में एयरलाइंस को इजी क्रेडिट मिल सके, इसके लिए जो ECLGS स्कीम है वो तैयार हो चुका है। उसको कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अंधाधुंध बिलिंग के खिलाफ सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सरकार सिरिंज, ग्लव्स, कैन्यूला जैसे बेसिक आइटम से लेकर पेसमेकर, हार्ट वॉल्व जैसे मेडिकल डिवाइसेस के ट्रेड मार्जिन पर कैप लगाने पर विचार कर रही है ताकि मेडिकल बिल में हॉस्पिटल एक तय
मार्जिन से ज्यादा किसी भी मरीज से कीमत ना वसूल सके। डिटेल्स ले लेते हैं, हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ अब लाइव जुड़ गए हैं। तो आलोक, क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह से जो हॉस्पिटल्स की मनमानी रहती है, खासतौर पर जो फाइनल बिल पेशेंट को दिया जाता है उसमें मनमाना वसूली की जाती है, उस पर किस तरह से अब रोक लगती हुई दिख सकती है? क्या है पूरा प्लान? बिल्कुल, देखिए आपने महसूस किया होगा और सरकार भी इस चीज को बहुत ही महसूस कर रही है और इस बात को लेकर काफी गंभीर है कि हॉस्पिटल्स जिस तरह से बिलिंग्स में पेशेंट की काफी मनमानी करते हैं। खासतौर से अगर हम बात करें 3 रुपए के सिरिंज की का 30 रुपए वसूलते हैं, उसी तरह से जो 6 रुपए का आईवी सेट्स होते हैं उसकी 120 रुपए तक की बिलिंग की जाती है। जो 25,000 रुपए का पेसमेकर्स होते हैं उसके 2 लाख रुपए तक की बिलिंग हो जाती है। कई बार जो हार्ट वाल्व जो इंपोर्ट होते हैं खासतौर से जो 4 लाख रुपए तक के मैक्सिमम होते हैं, उनकी बिलिंग करके 26 लाख रुपए तक की जाती है। ऐसे इंस्टेंसेस सरकार के पास बहुत सारी मात्रा में आए थे। खासतौर से सरकार जब इसके पास इंस्टेंसेस आए उसके बाद से सरकार ने काम करना शुरू किया। स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा की, इंडस्ट्री के साथ चर्चा की, इंश्योरेंस कंपनियों के साथ चर्चा की, जिनकी शिकायत थी कि हॉस्पिटल्स की बिल बहुत ज्यादा होते हैं, लिहाजा जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है उनको कम करने में काफी दिक्कत होती है। तो इन सारे मुद्दों पर सरकार ने स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा की और उसमें ये सुझाव दिए गए हैं कि इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा के तहत जो पहले से भी एक प्रपोजल था कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाया जाए जो कि मेडिकल डिवाइसेस को रेगुलेट करे, उस पर चर्चा चल रही है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो ट्रेड मार्जिन है, किसी भी मेडिकल डिवाइस का जो कॉस्ट होता है या फिर इंपोर्ट प्राइस होता है, उस पर एक मैक्सिमम ट्रेड मार्जिन तय किया जाए। वो ट्रेड मार्जिन से ज्यादा कोई भी उसकी बिलिंग ना हो, इस तरह की चीजें तय की जाए। तो चलिए बहुत बड़ी खबर आलोक बता रहे थे कि निजी अस्पतालों की जो मनमानी चलती है बिलिंग पर, उसको लेकर अब सरकार एक प्लान लेकर आ रही है जिसके चलते राहत जाहिर तौर पर मरीज को मिल सकती है। तो इसी पर ही आज हम कंज्यूमर अड्डा में चर्चा कर रहे हैं और ये भी बातचीत करेंगे कि बार बार इस तरह का ऐलान करने के बावजूद भी सरकार इन पर नकेल क्यों नहीं कस पा रही है। तो जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा, लूट पताल शाम 5:57 पर। चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन ईरान के पोर्ट की नाकेबंदी जारी रखने का ऐलान भी किया है। वहीं ईरान ने भी दो टूक शब्दों में कह दिया है कि जब तक नाकेबंदी नहीं हटेगी बातचीत नहीं होगी। इसका मतलब क्या निकाला जाए और अब क्या आगे युद्ध से राहत मिलेगी या नहीं, सभी मुद्दों पर बात करने के लिए अब हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय जुड़ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी, सीज फायर आगे बढ़ाने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है अनिश्चित काल के लिए, लेकिन असल में किस तरह की स्थिति आपको दिखाई दे रही है? क्या स्थायी युद्ध विराम पर बातचीत बनेगी या फिर आगे और स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ सकती है? देखिए, अभी तक जो हालात हैं उसके मुताबिक अब युद्ध थम गया है, या फिर ये कहें कि उस पूरे क्षेत्र में अब गोलीबारी नहीं होगी, बमबारी नहीं होगी, क्योंकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण था। आज अमेरिका की तरफ से जो सीज फायर का ऐलान किया गया था उसकी मियाद खत्म हो रही थी और बातचीत अगर सफल नहीं होती, मियाद खत्म हो जाती तो फिर से युद्ध शुरू हो जाता। लेकिन बातचीत तो हुई नहीं, क्योंकि ईरान इस्लामाबाद में आया नहीं, लिहाजा बातचीत रद्द कर दी गई इस्लामाबाद में। लेकिन देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह दावा किया कि वो फिलहाल सीज फायर को आगे बढ़ा रहे हैं, ईरान पर हमला नहीं कर रहे हैं। ये तो राहत की बात है, लेकिन जो चिंता की बात है वो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसकी वजह से पूरी दुनिया, भारत में एनर्जी का संकट है, कच्चे तेल का संकट है, एलपीजी का संकट है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात सामान्य अभी नहीं हुए हैं। चूंकि अमेरिका ने सीज फायर का आगे तो बढ़ा दिया, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जो उसने नाकेबंदी कर रखी है ताकि ईरान के पोर्ट पर ना तो कोई जहाज जाए, ना तो ईरान के पोर्ट से कोई जहाज आए, उस नाकेबंदी को आगे भी जारी रखने का फैसला लिया है। हालांकि इसमें गौर करने वाली बात यह है कि सीज फायर पहले 15 दिन के लिए, फिर 10 दिन के लिए बढ़ाया गया, लेकिन अब कितने दिन के लिए बढ़ाया गया है ये अमेरिका ने साफ नहीं किया है, यानी अनिश्चित काल के लिए सीज फायर बढ़ाया गया है। ट्रंप ने यह कहा है कि जब तक ईरान कोई एक ठोस शांति का प्रस्ताव लेकर के पेश नहीं आता है तब तक हम सीज फायर आगे बढ़ा रहे हैं, यानी ईरान पर हमला नहीं कर रहे हैं। हालांकि बाद के ट्रूथ सोशल पर अपने पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि ईरान वित्तीय तौर पर काफी ध्वस्त हो चुका है और आने वाले दिनों में उसकी वित्तीय स्थिति काफी नाजुक होगी। दूसरी तरफ ईरान ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि जब तक अमेरिका नाकेबंदी जारी रखेगा तब तक ईरान शांति के लिए वापस नहीं आएगा। यानी ये युद्ध से शुरू हुआ पूरा जो गोलीबारी से पूरा शुरू हुआ जो क्षेत्र है, युद्ध है, उसका सेंट्रल पॉइंट
पॉइंट या केंद्रीय बिंदु अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसके सामने अमेरिकी नाकेबंदी पर आ गई। अब ये कब हटता है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच पश्चिम एशिया में जारी तनाव के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बड़ा बयान देखने को मिला है। जर्मनी में मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अभी जिस तरह के हालात हैं उसमें भारत सीधे तौर पर मध्यस्थता नहीं कर रहा, लेकिन भविष्य में इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने अपनी तरफ से कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों पक्षों से युद्ध समाप्त करने की अपील की, लेकिन हर चीज का एक सही वक्त होता है और हो सकता है आगे चलकर वो समय आए जब भारत अपनी भूमिका निभाए और उसमें सफलता भी मिले। मेरी समझ में भारत इन संघर्षों को हल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कोशिश भी की है भारत ने कोशिश भी की है अपनी तरफ से, लेकिन आप जानते हैं कभी कभी कहीं कोई क्राइसिस चल रही होती है तो कहीं कोई समस्या रहती है ना, सबका एक समय हुआ करता है। हो सकता है कि कल का वो समय आ जाए कि जबकि भारत उसमें अपना रोल प्ले करे, उसको सक्सेस भी हासिल हो जाए। इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री जी ने दोनों लोगों से अपील की कि अब युद्ध बंद होना चाहिए और बहुत ही संतुलित अप्रोच, बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच हमारी प्राइम मिनिस्टर की है डिप्लोमेटिक मामलों में, इन सब सारी चीजों में। चलिए एक नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। ब्रेंट में तेजी और आईटी भी गिरावट से आज बाजार फिसल गया। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। आईटी इंडेक्स में 10 हफ्ते का सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली और बाजार में कारोबार कैसा रहा, पूरा अपडेट अब दे रही हैं नुपुर। मार्केट में आज कमजोरी के साथ ही कारोबार होते हुए नजर आए। शुरुआती दौर में भी कमजोरी थी, दिन के दौरान हल्की जो है बढ़त आती हुई नजर आई, लेकिन फिर क्लोजिंग के दौरान देखें तो दिन के निचले स्तरों पे ही बाजार बंद होते हुए दिखे। निफ्टी में देखें तो 200 अंक की कमजोरी आपको वहां पे नजर आएगी। सेंसेक्स में करीबन 750 अंक नीचे बंद होते हुए दिखा। बैंक निफ्टी भी थोड़ा दबाव में था, 250 अंक की कमजोरी यहाँ पर भी। हालांकि आउट परफॉर्मेंस आज नजर आई मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स से, यहाँ पर बढ़त के साथ कारोबार होते हुए नजर आया। लेकिन सेक्टोरल इंडिसेस पे फोकस तो आज एक्सीडेंट ऑफ द डे निफ्टी आईटी करीबन 4% की कमजोरी यहां पर देखने को मिली। इसके अलावा आउट परफॉर्मेंस जो थी वो एनर्जी एफएमसीजी की तरफ से आई। एनर्जी स्पेस, पावर स्पेस लगातार रडार पे बना हुआ है, लेकिन एक्सीडेंट आईटी, मोस्ट ऑफ द आईटी स्टॉक्स आज फोकस पे थे। नतीजों के चलते आज दबाव यहां पर देखने को मिला। ऑलमोस्ट 30 शेयर निफ्टी 50 के जो थे वो कमजोरी के साथ ही कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे। तो शुरुआत करते कमजोर वाले शेयरों के साथ, कहां पर कमजोरी आती हुई नजर आई। हालांकि बढ़ने वाले शेयर भी कुछ थे, वहां पर भी फोकस कर लेते। टाटा कंज्यूमर, HUL, NTPC, हिंडाल्को जैसे कुछ काउंटर्स थे जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन कमजोरी HCL टेक के नतीजों के बाद ओवर द स्पेस पूरे आईटी स्पेस में आपको दिखेगी। HCL टेक, इन्फोसिस, M&M और TCS यहां पर देखे तो आपको कमजोरी के साथ कारोबार होते हुए नजर आया। मिड कैप के कुछ शेयर्स जहां पे बढ़त के साथ कारोबार हो रहा था, इरेडा, एक्साइड, SJVN, ट्यूब इन्वेस्टमेंट देखे तो यहाँ पे आपको बढ़त के साथ कारोबार होते हुए नजर आएगा। लेकिन कमजोरी के साथ फिर से एक बार मिड कैप आईटी स्टॉक आपकी स्क्रीन पर है। पूरा का पूरा लूजर सेगमेंट ही आज आईटी का था। कमजोरी के साथ बाजार बंद हुए, नतीजों का असर रहा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था। शहरों से डाइट कोक और कैन वाली बियर धीरे धीरे गायब हो रही है। दरअसल वेस्ट एशिया में हो रही जंग के चलते सप्लाई चेन पर इसका असर पड़ा है। इससे एल्यूमिनियम की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं संवाददाता अजीम मनचंदा। अगर आप डाइट कोक पीने के शौकीन हैं तो आपके लिए खबर अच्छी नहीं है। बाजार से धीरे धीरे डाइट कोक गायब हो रही है। अधिकतर जो दुकानें हैं उनके फ्रिज में डाइट कोक उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, जो की कॉमर्स कंपनियां हैं, क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं, वो भी अब डाइट कोक नहीं दे रही हैं। इसके पीछे 2 से 3 कारण है। एक तो गर्मी काफी तेजी से बढ़ी है जिसकी वजह से डिमांड काफी बढ़ गई है। दूसरा सबसे कारण है कि एल्युमिनियम की कीमतों में काफी तेजी देखने को मिल रही है। खासतौर पे कि एल्युमिनियम की कीमतें पिछले 4 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। भारत अपना एल्युमिनियम जितना भी है वो वेस्ट एशिया के देशों से लेता है। अब वेस्ट एशिया में वार चल रही है जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है और वहां से एल्युमिनियम आना बंद हो गया। जो भारत में इंटरनल प्रोडक्शन होता था उसमें भी एलपीजी की कमी के चलते 50 से 60% तक की कमी देखने को मिली है। तो जिसकी वजह से एल्युमिनियम अभी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। तो धीरे धीरे कैंस गायब बाजार से अब होती जा रही है। नेक्स्ट टाइम आप जब शॉप पर जाएंगे, कैन की मांग करेंगे तो आपको हो सकता है कि कैन ना मिले। बियर की मामले में भी ऐसा
सही देखने को मिल रहा है। बियर एसोसिएशन के मुताबिक करीबन 12 से 13 करोड़ कैन की कमी देखने को मिली थी। तो खास तौर पे कि अब कैन वाली जो चीजें हैं, आपको चाहे वो कैन फूड हो, बियर हो या फिर डाइट कोक हो, वो आपको बाजार में ना मिले। असीम मनचंदा, CNBC सहवाग, दिल्ली। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक और निर्यातक है। पिछले साल करीब 40,000 करोड़ के 18 लाख टन स्पाइसेस निर्यात किए गए थे, लेकिन ईरान अमेरिका युद्ध ने मसालों का एक्सपोर्ट ठप कर दिया है। ये पूरा स्टॉक भारत के घरेलू मार्केट में आएगा तो इसका क्या असर होगा, जानने की कोशिश की संवाददाता केतन जोशी ने। युद्ध ने मसालों का गणित ही बिगाड़ दिया है। जहां पूरी दुनिया में हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, वहां युद्ध के चलते रेट भी, शिपमेंट कॉस्ट 4-5 गुना बढ़ गई है और गल्फ तो पूरा का पूरा बंद है। ऐसी परिस्थिति में अब आगे क्या, ये जानते हैं एक्सपोर्टर से। सुरेश भाई, ये परिस्थिति किस तरह से मुड़ रही है और एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है तो कितना कम हुआ? मतलब 50% ऊपर फर्क पड़ गया है कि एक्सपोर्ट के हिसाब से हमारे मसाले क्या खूब चलते हैं और भारत के मसाले अपने क्या है यहाँ से बाहर बहुत जाता है। और ये युद्ध की वजह से कंटेनरों के भी वहाँ पे भी पड़े हुए हैं, उनकी भी परिस्थितियाँ खराब है, आगे माल बिगड़ रहा है। इसलिए कोई भी व्यापारी अभी इंटरेस्ट नहीं है कि भाई चलो भाई एक्सपोर्ट करें, क्योंकि अरब कंट्री में ज्यादा जाता है, इसलिए दिक्कत बहुत हो रही है। और फिर क्या, थोड़ा भाड़े भी बढ़ गए हैं वैसे डॉलर की वजह से। जैसे किसी के 500 रुपये डॉलर था तो उसका 5-5 हजार रुपया, तो कंटेनर का पैसा भी ज्यादा लग रहा है भाड़े में और वर्कआउट नहीं हो रहा है। तो भारत के मार्केट में पहले क्या मसाले का दाम काफी ज्यादा थे, लेकिन अब मार्केट के अंदर दाम स्थिर रहेंगे, ये कह सकते हैं? नहीं, तो दाम तो स्थिर ही रहेंगे, कोई इतनी जैसे कोई आग जलती इतनी तेजी आने वाली नहीं है। पर क्या है, चढ़ाव उतार रहेगा। जैसे युद्ध खुलता है तो ग्राहकी अच्छी निकलेगी और हमको उम्मीद है कि मालिक की कृपा से कि थोड़ा माल बिकेगा ज्यादा, ऐसा हमको लग रहा है। ये तो क्या स्थिति अभी चल रहा है, बिल्कुल महीने 2 महीने के अंदर के 15 दिन के अंदर इसका अंत आएगा, ऐसा तो जानकारों का कहना है कि युद्ध अगर बंद भी हो जाता है तब इसको स्थिर होने में, एक्सपोर्ट को वापस पटरी पर लाने के लिए बहुत समय लगेगा और मसालों के दाम पूरे भारत में इस साल स्थिर रहेंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की पहली बरसी है। लोग इस आतंकवादी हमले में शहीद लोगों को याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दर्दनाक घटना में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जो आज भी इस अपार दुख को झेल रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारत आतंकवाद के आगे कभी नहीं झुकेगा और न ही कभी आतंकवादियों के नापाक मंसूबे कामयाब होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही सभी भारतीयों से एकजुट होकर आतंकवाद से लड़ने और उसे हराने का आह्वान भी किया। एक चुनावी रैली में अमित शाह ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। ये टीएमसी की और कांग्रेस की सरकार थी। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे, बिरयानी। भाइयों बहनों, उरी में हमला हुआ, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक की। और पहलगाम में हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कर कर उनके घर में घुसकर आतंकवाद का जवाब। पहलगाम आतंकी हमले के जख्म अभी भरे नहीं हैं। 26 लोगों की यादें अब भी घाटी में बसी हुई हैं। बैसरन घाटी में 26 लोगों की याद में एक स्मारक बनाया गया है। देखिए संवाददाता रिफत अब्दुल्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। आज 22 अप्रैल है। पिछले साल आज ही के दिन पहलगाम टेरर अटैक हुआ था। पहलगाम की बेसरन वादी में टेरर अटैक में 26 लोगों को बेदर्दी के साथ गोलियों से भून डाला गया था। मैं इस वक्त पहलगाम में उस जगह पर हूं जहां पर उन लोगों की याद में एक मेमोरियल बनाया गया है जिन लोगों का कत्ल किया गया था पिछले साल आज ही के दिन बेसरन वादी में। पहलगाम टेरर अटैक में जो 26 लोग मारे गए उनकी याद में नदी के किनारे पे पहलगाम में मार्टियर्स मेमोरियल बनाया गया है और उन लोगों के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं जो उस टेरर अटैक में मारे गए, जिन्हें गोलियों से भून डाला गया। उन नामों में सैयद आदिल हुसैन शाह भी शामिल हैं जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले पूनीवाला थे
और उन्होंने टूरिस्ट्स की जान बचाते बचाते अपनी जान भी निछावर कर दी। ये नाले लिदर है पहलगाम में और इसी नाले लिदर के किनारे पे ये मेमोरियल बनाया गया। जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ उसके बाद भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और पहलगाम टेरर अटैक का बदला लेने के लिए वो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। पहलगाम टेरर अटैक के बाद टूरिज्म पूरी कश्मीर में ठप होकर रह गया था। हालांकि अब धीरे धीरे टूरिज्म सेक्टर पटरी पे लौट रहा है, लेकिन वो रौनक अभी भी बहाल नहीं हुई है जो उस अटैक से पहले पहलगाम में देखने को मिल रही थी। हर तरफ से टूरिस्ट्स का रश देखने को मिलता था। आजकल ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आ रहे हैं और ना ही बेसरन वादी को अभी खोला गया है। तो ये वो स्पॉट है जो उन लोगों की याद में बनाया गया है जिनका बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था बेसरन वादी में। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं मौसम के गर्म मिजाज की। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक राहत मिलने के आसार बेहद कम है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार के स्कूलों को निर्देश जारी किए गए हैं कि बच्चों को हर 45 से 60 मिनट के बीच वाटर ब्रेक दिया जाए ताकि वो डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। दिल्ली के इंडिया गेट से देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान इन सभी राज्यों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं इंडिया गेट जो कि राजधानी दिल्ली की पहचान है और यहां पर आम दिनों में टूरिस्ट की अच्छी खासी संख्या देखने को मिलती है, लेकिन आप देख सकते हैं मौजूदा अगर तापमान की बात की जाए तो 42 डिग्री तक पहुंच गया है। दिल्ली में टूरिस्ट यहां पर आ रहे हैं लेकिन उनकी संख्या काफी कम है और मैं अपने कैमरा पर्सन को कहना चाहूंगी कि तस्वीरें दिखाएं, खासतौर पर जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं किस तरह से गर्मी से खुद का बचाव कर रहे हैं। कैप पहनी हुई है, चश्मा लगाया हुआ है, हैट पहनी हुई है और जितना हो सके अपने मुंह को ढककर यहाँ पर लोग चल रहे हैं क्योंकि गर्मी इस वक्त काफी ज्यादा है। और बढ़ती गर्मी के बीच में आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार की तरफ से स्कूलों के लिए खास तौर पर गाइडलाइंस जारी की गई है और अब इन गाइडलाइंस में कहा गया है कि जब बच्चे स्कूल जाएंगे हर एक 45 से 60 मिनट के बाद एक वाटर बेल रिंग की जाएगी, यानी कि बच्चों को उस वक्त पानी पीने को कहा जाएगा ताकि उनकी बॉडी में हाइड्रेशन का लेवल मेंटेन रखा जा सके। ये गाइडलाइंस जारी की गई है और सभी स्कूलों को ये मानना जरूरी भी होगा। और बात करें तापमान की तो मौसम विभाग का ये कहना है कि जल्द ही दिल्ली में तापमान 44 डिग्री तक पहुंचता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में जरूरी है कि आप खुद का ध्यान रखें और आप देख सकते हैं एक बार तस्वीरों में हम दिखाएंगे कि पूरी फैमिली यहाँ पर जो आ रही है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कैप पहनी हुई है बच्चों ने और हैट पहनी हुई है महिलाओं ने और अपने मुंह को ढककर चल रही है क्योंकि इस वक्त मैं महसूस कर पा रही हूँ कि जो हवा भी चल रही है कि उसमें इतनी ज्यादा गर्माहट है, इतनी गर्म हवा है कि ऐसे मौसम में बाहर रह पाना काफी मुश्किल हो गया है। दीपाली नंदा, दिल्ली। देवभूमि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का आगाज हो गया है। शुभ लग्न में विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद आज केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। इस अवसर पर मंदिर को करीब 51 क्विंटल फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे। पूरे केदारनाथ धाम में आस्था उत्साह का माहौल चरम पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी धर्मपत्नी के साथ केदारनाथ में जो है पूजा अर्चना की और साथ ही साथ लोगों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना भी की। चलिए अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। बंगाल चुनाव में इस बार फिर से दीदी वर्सेस मोदी शाह की जोड़ी का दंगल जारी है। आवाज अड्डा में आज हम इसी पर ही खास चर्चा कर रहे हैं। जरूर देखिए शाम 7:57 पर बंगाल चुनाव किसका चलेगा दाव। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।